प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपके अपने परिवार कमेड वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि मैं आप लोगों को ईवीएस हिंदी और जो है ईवीएस हिंदी के साथ साथ मैं रीजनिंग भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक तो हम लोग यूट्यूब पर अच्छे ढंग से पढ़ रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, लेकिन अब आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है और अब हम लोगों को रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। अगर हम लोग अभी उसी स्पीड में चलते रहे, केवल क्वेश्चन पे डिपेंड करते रहे, तो फिर हम लोग शायद उस कंपटीशन के जो दौर चल रहा है इसमें हम पीछे हो जाएंगे। तो हमें कंपटीशन को मात देते हुए आगे निकलना और अपनी एक सीट को सुनिश्चित करना है। उसको ध्यान में रखते हुए आज से आप लोगों का थ्योरी की क्लास भी चलेगी और उस थ्योरी की क्लास में मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगा और इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे। जो हिंदी का जो पैसेज आता है, आपका एंटोनिम सिनोनिम्स आता है, वो आपको पढ़ाएंगे हाशिम सर और आपको सरजीत सर पढ़ाएंगे मैथ। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे, बस आपको तन्मयता के साथ लगे रहना है। तो उसी कड़ी में आज मैं पहली क्लास आप लोगों का ईवीएस का लेकर के आया हूं और ये डेमो क्लास है। ये पेड जो बच्चे हमारे खरीद कोर्स को ले चुके हैं, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी इंतजार में हैं कि अभी वक्त है मैं कोर्स को ले लूंगा, लेकिन मैं उनको बता दूं कि अब वक्त ज्यादा नहीं रह गया है। अगर आप अभी वक्त है, लेकिन अगर इस वक्त को भी आप निकाल देंगे तो वक्त जो है आपको मात दे जाएगा और बच्चे आपसे जो है आगे निकल जाएंगे, बीट कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप कहीं से भी एक कोर्स परचेज कर लें, तो चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से या फिर आप कहीं और प्लेटफॉर्म से आप ले लें, लेकिन तैयारी में आप लग जाएं। अब इंतजार न करें क्योंकि 28 नवंबर को आपकी डेट घोषित हो चुकी है। हो सकता है कि एक वीक या 2 वीक जो है आपका डेट बढ़ जाए आगे, क्योंकि जो फॉर्म भरने की डेट है वो एक्सटेंड हुई थी 2 बार, तो इसलिए हो सकता है कि डेट बढ़े, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये मत सोचिए 1 से 2 महीना बढ़ेगी, ऐसा कोई संभावना ही नहीं बनेगा। तो फिर आज हम लोग ईवीएस की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पहले तरीका बता दूं कैसे पढ़ाऊंगा ईवीएस। ईवीएस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले क्या करूंगा, आपको मैं टॉपिक वाइज जितने टॉपिक हैं सबका, जैसे आपका क्या होता है क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन जो आपका पहला जो टॉपिक है उसमें क्या है आपका कि क्या कहते हैं जो परिवहन है, परिवहन में उसमें आपको परिवहन चैप्टर लूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि चैप्टर में जो होता है नेचुरल वर्ल्ड जो होता है, प्राकृतिक संसार जो होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे कि परिवहन है, रिवर्स है, फिर उसके बाद आपका सराउंडिंग है। तो मैं एक एक टॉपिक लेके चलूंगा। जैसे कि आज मैं परिवहन लेकर के आया हूं, तो परिवहन में चैप्टर उठाऊंगा और उस चैप्टर में मैं पहले डिटेल से बता दूंगा परिवहन क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, वो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद फिर किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होते हैं जो आपको आपातकालीन समय काम आते हैं या नॉर्मल होते हैं, कौन से व्यक्तिगत होते हैं, कौन से सार्वजनिक होते हैं, ये सारी चीजों को मैं पहले से डिस्कस करूंगा। फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में जो लाया हूं पीपीटी में, उसको आपको दिखाते हुए समझाते हुए फिर मैं चलूंगा। इस प्रकार 2 स्टेप में आपको मैं समझाऊंगा। पहले एक एक हेडिंग वाइज समझा दूंगा, फिर पूरा एक्सप्लेन करते चलूंगा, फिर उसका क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। आज जो ये पहली क्लास है हमारा क्या है, परिवहन की पहली क्लास है। ठीक है, उसके पहले क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी आपको दे दूं। जो बैच आपको ये स्टार्ट हुआ था, ये बैच आपका स्टार्ट कब हुआ था, ये बैच आपका जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था क्या कहते हैं 15 अगस्त 2026 से स्टार्ट हुआ था, जिनमें क्लासेस काफी हो चुकी हैं। मैथ की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, उसके बाद हिंदी की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें से एक चैप्टर आपका हो चुका है जो रीजनिंग में आपका उसमें था, वो क्या बोलते हैं ज्यामितीय आकृति का जो था वो वाला ज्योमेट्रिकल फिगर, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज से ईवीएस शुरू हो रहा है। अब ईवीएस आपको अच्छे ढंग से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और इसका जो फुल कोर्स की जो प्राइस है वो 499 रुपए है। मुझे नहीं लगता है कि इस कोई ऐसी कोचिंग होगी जो इतना सब कुछ दे रही है, आपको प्रैक्टिस भी करवा रही है, प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को करवा रहे हैं।
फिर डेली क्लासेस हो रही हैं, टेस्ट करवा जाए और इतने कम प्राइस में 499। आज के दौर में 499 होता क्या है, इतना कम कहीं जाते हैं तो ऐसे खर्च हो जाता है। और ये तब तक है, 1 महीने के लिए नहीं है, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, मीन जब आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो इसकी 199 प्राइस है। बाकी इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8005257808 पर। किसी प्रकार की समस्या होगी वो आपकी समझाई जाएगी। बाकी चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमर एडवर्ड चैनल का नाम है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कमर एडवर्ड, जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, कोर्स आप परचेज कैसे करेंगे, आप प्ले स्टोर में जाएं, कमर एडवर्ड सर्च करें, ये स्पेलिंग है, आप डालिएगा, उसके बाद सर्च करिएगा, आपको इस प्रकार का लोगो आपको वहां दिखाई देगा। जो लोगो इस प्रकार का होगा उसी को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप रजिस्टर्ड करेंगे फोन नंबर डालकर, तो उसमें जो है अपना जीमेल आईडी डालेंगे, उसमें आपको एक ओटीपी आई, ओटीपी को फिल करना है, फिर नाम, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिल करके आप जो है वहां आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स वहां दिखेगा कि मतलब कि 499 रुपये प्राइस वहां लिखी होगी, तो उस 499 रुपये कोर्स को आपको प्रोसीड करके परचेज कर लेना है। ओके, तो फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न तरफ। प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, काफी लोगों का कंफ्यूजन था, मैं सिलेबस का फुल डिस्कस कर चुका हूं, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसमें एक सिलेबस का चैप्टर है। फिर भी मैं आज ईवीएस पढ़ाने चल रहा हूं, तो मेरा ये दायित्व बनता है, मतलब कि एक कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को पहले सिलेबस डिस्कस करूं, सिलेबस के बाद फिर आपको मतलब कि चैप्टर पढ़ाना शुरू करूं। अगर आप सिलेबस अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो ये मानिए कि 30 से 40% आपका ऐसे ही कवर हो जाता है सिलेबस समझने से। नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे, भाई क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्या कैसे करना है, इसी में लोगों को डाउट रहता है, परेशान रहते हैं, वो परेशान रहते हैं इसी में। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा। इसलिए मैं जो भी चैप्टर शुरू करूंगा, रीजनिंग शुरू किया था तो उसका सिलेबस मैंने अच्छे डिस्कस किया, आज ईवीएस शुरू करा, इसका भी अच्छे डिस्कस कर रहा हूँ, हिंदी भी शुरू करूंगा तो उसका भी अच्छे से डिस्कस करूंगा। जैसा कि सरजीत सर ने मैथ कराया था, उसमें उन्होंने भी जो है मैथ का डिस्कस, सिलेबस का डिस्कस अच्छे से किया था। ठीक, तो पहले नेचर देखते हैं, इस एग्जाम का नेचर क्या है। आपका टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल क्वेश्चन आपके 20 होंगे। ठीक, 20 क्वेश्चन होंगे, उन 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एमसीक्यू टाइप रहेंगे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा परिवहन क्या होता है, या परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, या जल परिवहन के उदाहरण कौन कौन से इसमें हैं, कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपको टिक करना रहता है, जैसा मैं प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करवाया हूँ, उस तरह रहेंगे। फिर उसके बाद एक आपको पैसेज दिया जाएगा, जैसे कि आप हिंदी में या इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं, गद्यांश होता है, आप देखते हैं, फिर क्या करते हैं उसको, उसमें से फिर उसको जो है उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको उस पैसेज से क्वेश्चन को चूज करना होता है, फिर उसको सही टिक करना होता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही करना रहता है। मीन आप समझ गए, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 15 एमसीक्यू रहेगा, एक पैसेज रहेगा, पैसेज से 5 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए। और इन 20 क्वेश्चन के बाद फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का रहेगा, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि इसको आप देखिए, इसका जो फ्रेमवर्क किया गया, मतलब आप नाम तो केवल दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ईवीएस दे दिया गया है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप जो देखेंगे ईवीएस दिया गया, लेकिन उस ईवीएस में किस किस सेगमेंट से आपका क्वेश्चन बन रहा है, कहां कहां से क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं, इस बात को समझना है। कई सेगमेंट्स हैं, जैसे कि उसमें साइंस भी पूछा जा रहा है, उसमें आपका सोशल साइंस भी पूछा जा रहा है, और उसमें आपका इन्वायरमेंट से, हमारा जो पर्यावरण आप देख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाएगा, ये सब ह्यूमन नेचर के बारे में पूछा जाएगा, तो ये सब चीजें साइंस से पूछी जाएंगे। सोशल साइंस से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अंडरस्टैंड द ह्यूमन एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब समाज के बारे में क्या आप जानते हैं, कैसे, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर इन्वायरमेंट से संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा, दिया केवल इन्वायरमेंट के दिया ना, इन्वायरमेंट स्टडीज के केवल दिया गया, बस दिया तो इतना ही गया, लगता है बस इतना पूछा है, बट इससे क्वेश्चन भी आपके पुटअप किए जाएंगे। ओके, तो ये चीज, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक फर्स्ट, आपका 4 टॉपिक है, कितने टॉपिक आएंगे, टोटल 4 टॉपिक्स आपके आएंगे, 4 टॉपिक्स रहेंगे। टोटल टॉपिक्स कितने हैं आपके,
टोटल टॉपिक आपके 4 रहेंगे, तो जिनमें से पहला टॉपिक आपका क्या है, द नेचुरल वर्ल्ड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसार। प्राकृतिक संसार, ठीक। प्राकृतिक संसार में जो है क्या पूछा जाएगा, अब नेचुरल वर्ल्ड से आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, अब बताइए। नेचुरल वर्ल्ड में ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी एंड अर्थ। अब ज्योग्राफी, अच्छा वो ज्योग्राफी होता क्या है, भूगोल होता क्या है। भूगोल मीन्स हमारे पृथ्वी में जो चीजें घटनाएं घटती हैं, जो चीज हो रही है उनसे पृथ्वी संबंधित जो चीज हो रही है वो पढ़ा जाता है, जैसे नदियां, माउंटेन्स, ठीक है। और उसके बाद फिर अर्थ साइकिल, नेचुरल क्या है, डिजास्टर, जिसमें से क्या है, ये नदियां हो गई, माउंटेन्स माने पर्वत हो गया, वाटर साइकिल माने होता है जल चक्र हो गया, और नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। हिंदी में नहीं लिखा, लाओ मैं लिखा तो लिख देता हूँ, लेकिन इतना समझ लेंगे, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर द लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड उन्हें क्या कहते हैं, जीवित चीजों में प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में पूछा जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स प्लांट्स, कितने प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स एनिमल्स, ठीक है, पेट्स एनिमल, नॉन पेट्स एनिमल, मतलब कि पूरा प्लांट एंड एनिमल ऑन लैंड, मतलब जमीन पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में पूछा जाएगा। ओके, प्लांट एंड एनिमल इन वाटर, कौन से पौधे और जानवर जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, कौन से पौधे और जानवर जो भूमि पर रहते हैं, ठीक, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद फिर तीसरा सेगमेंट इसमें आएगा ह्यूमन इकोलॉजी, इसमें टाइप ऑफ हाउसेस, कितने प्रकार के शेल्टर्स बनते हैं, इग्लू जैसे हो गया, आपका नॉर्मल घर हो गया, फिर पहाड़ी इलाकों में किस तरह घर बनते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं ना, परिवहन आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे, परिवहन होता क्या है, परिवहन के बारे में जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा परिवहन जो होता है आपातकालीन समय का काम आता है, कौन सा परिवहन जो होता है वो दुर्घटना समय का आता है, कौन सा परिवहन जो होता है जो ह्यूमन मतलब कि प्राइवेट होते हैं, कौन सा ऐसा होता है जो गवर्नमेंट मतलब कि सब सार्वजनिक तौर पे होता है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए या फिर जो है आगे देखते हैं। परिवहन हो गया। अगला टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 क्या है इसका, द ह्यूमन बॉडी। पहला क्या था, द नेचुरल वर्ल्ड था, दूसरा टॉपिक क्या है, द ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी में 3 सेगमेंट बांटेंगे, कौन सा, हेल्थ एंड मेंटेनेंस, ठीक है, उसके बाद क्या, सेंसर कैपेबिलिटीज पूछे जाएंगे, फिर क्या पूछा जाएगा, इंटरनल सिस्टम्स पूछे जाएंगे, ठीक। अब ह्यूमन बॉडी मानो जो शरीर है, इस शरीर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशियंस, ठीक है, भोजन और उसके पोषक तत्व कौन, हाइजेनिक एंड क्लीन, स्वच्छ साफ सफाई कैसे रखना है। स्कूल में कहते नहीं बेटा नाखून साफ करके रखो, नाखून काट के रखना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है इसको हम समझेंगे। फिर सुपर सेंसर, अच्छा ये सुपर सेंसर होता क्या है, सुपर सेंसर वो होते हैं जैसे किसी व्यक्तिगत किसी विशेष गुण, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता जो है वो मानव से तेज सुनता है, जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन की जो सुनने 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है सुनने की क्षमता होती है, लेकिन कुत्ते की उससे कम होती है, मतलब उससे बहुत ज्यादा होती है। वो कोई चीज देखते कहते हैं सौन निद्रा काक चेष्टा बकोदानम अल्पाहारी गृहस्थी विद्यार्थी पंच लक्षण, तो सौन निद्रा उसमें दिया गया, क्यों दिया गया, कोई चीज खड़कता है तो कुत्ता तुरंत जग जाता है, ठीक है, तो ये चीज होता है। किसी के सोने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की देखने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की बोलने की क्षमता ज्यादा होती है, तो ये सब चीज क्या किसमें किस प्रकार गुण पाया जाता है, ये सब भी हम लोग समझेंगे। फिर तीसरा इसमें 2 इंटरनल सिस्टम, जो हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम हो, उसमें क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेट कर रहा है हमारी जो संचरण तंत्र है हमारी बॉडी का, खून प्रवाहित हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है कैसे, ये चीज। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम श्वसन करते हैं, फेफड़े श्वसन लेते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो एक जो चैप्टर देख रहे हैं मैं ऐसे मतलब एक टॉपिक लूंगा, टॉपिक में पहले आपको हेल्थ एंड मेंटेनेंस पढ़ाऊंगा, इसका 2 टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिशन का अलग, एक हाइजीनिक अलग, फिर सेंसस कैपेबिलिटी इसको अलग पढ़ाऊंगा, फिर इसको ये टॉपिक उठाऊंगा, फिर इन दोनों को पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके सबको समझाया जाएगा, अच्छे से पूरा विस्तार से समझाया जाएगा, क्वेश्चन बीच में करवाए जाएंगे। बस आप
ऐप को डाउनलोड करके फट से जुड़ जाएं। कोई समस्या होती तो आप फिर से बता रहा हूं कि आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आपको ऐप ज्वाइन करवाने से लेकर के कोर्स परचेज करने तक सारी सुविधाएं आपको हमारी टीम के द्वारा करवाई जाएगी, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन टॉपिक की तरफ। टॉपिक थर्ड क्या करा? साइंस इन डेली लाइफ। जो साइंस है उसका हमारे जीवन में जो दिनचर्या, हमारा प्रयोग क्या है, यूज क्या है उसका, ये चीज समझाने के लिए ये टॉपिक जो है समिति ने ऐड किया है। तो इसमें क्या क्या होगा? प्रिजर्वेशन, संरक्षण किसी चीज का, जैसे फूड होता है, आप फूड प्रिजर्वेशन मेथड। फूड को अगर हम संरक्षित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो ये चीज हमारे घर में क्या होती है? फ्रीज होती है, हम फ्रीज रखते हैं। और भी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जो है वो हम और तरीके होते हैं, ठंडा प्लेस बनाते हैं। हम लोग का जो साइंस एग्जीबिशन आता था तो उसमें एक फ्रिज अलग से बनाया जाता था, कोयले साइड से लगाए जाते हैं, बोरे लगाए जाते हैं, बीच में सामान रखा जाता था, फिर उसके बाद जो है पानी गिरता रहता था, मोटर चलता था, तो ये एक फ्रिज का पूरा काम करता था। तो ये चीजें हम इसमें सीखेंगे, समझेंगे कैसे क्या होता है। आपको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। और डिग्रेडेशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन किस प्रकार से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, ये दो टॉपिक आपका एक क्या है, इसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं है, मृदा प्रदूषण नहीं है, बस क्या क्या है इसमें, वायु प्रदूषण के बारे में आपका आएगा। क्या आप ये बात ध्यान दीजिए, ये एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। वायु प्रदूषण और दूसरा क्या होगा, जल प्रदूषण। यही दो टॉपिक आपका पढ़ना होगा। इसके अलावा दो के अलावा आपको इसमें नहीं पढ़ना होगा पॉल्यूशन में। बहुत से लोग एग्जाम में, बहुत से जो कोचिंग वाले हैं वो वही पढ़ा रहे होंगे क्या कि भैया क्या इसमें वो भी पढ़ लो, क्या कहते हैं कि मृदा प्रदूषण पढ़ लो, ध्वनि प्रदूषण पढ़ लो, ये सब नहीं पढ़ना आपको। फिर प्रोटेक्शन किस प्रकार सुरक्षा करेंगे, फोकस कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को कैसे हम बचाएंगे, इसको क्या तरीके होते हैं पानी बचाने के तरीके, फिर उसका यूज कैसे करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे हम बचाएंगे। किसका किसका है, एक जल के बारे में है और दूसरा क्या है, मृदा के बारे में। इसका मृदा के बारे में दिया गया है, मृदा कंजर्वेशन है और जल कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन, ठीक। और दूसरा क्या है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इसमें साइंस में पढ़ना है हमको। फिर उसके बाद फिर किस प्रकार हम फूड को संरक्षण देंगे, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, चौथा टॉपिक क्या है हमारा, चौथा टॉपिक है हमारा सोशल सराउंडिंग। हमारे आसपास जो है समाज में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम सबको जानना है। तो जैसे इंडिया एंड ज्योग्राफी, भारत के संबंध में और भूगोल के संदर्भ में हमको जानना है। जिसमें क्या, सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, सुपरलेटिव मीन जैसे कोई खास चीज, खास व्यक्ति के बारे में, खास प्लेस के बारे में, खास चीजों के बारे में जानना है। स्टेट एंड कैपिटल, कौन कौन से राज्य हैं हमारे, कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियां क्या है, किस राज्य के पास में कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य कब बना, सारी चीजें समझाएंगे। फिर नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये सब। डिफरेंट लैंडस्केप, भिन्न प्रकार के जो लैंडस्केप हो उनके बाद। फिर जंगलों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है फर्स्ट। फिर कल्चर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, कल्चर एंड एग्रीकल्चर, हमारा जो परंपरा है और जो कृषि है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स के बारे में, त्योहार कौन कौन से होते हैं, सीजन्स के बारे में, मौसम कौन कौन से, क्रॉप्स हमारी फसल कौन कौन सी, क्लॉथ एंड फाइबर, कौन सा क्लॉथ किससे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे होता है, सारी चीजों को हम जो आपके सिलेबस में आने के लिए है, सारी चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो ये रहा आज आपका सिलेबस, आपका जो है सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या हमको जानना है, ये चीज हम समझेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा एक टॉपिक, उसके बाद से जो है उसके बारे में विस्तार से फिर दिखाते लिखाते चलूंगा। तो हम पहले टॉपिक कौन से लिए हैं, ये चैप्टर है प्राकृतिक संसार, मतलब प्राकृतिक वर्ल्ड, ठीक है। टॉपिक क्या है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ये तो पेन चेंज कर लो, ये पेन अगर आप लोगों को दिख रहा होगा सही है, आई थिंक मेरे हिसाब से सब कुछ तो दिख रहा है अच्छे से, फिर भी लेकिन ये पेन मैं लाओ ब्लू एक बार ट्राई करता हूँ, क्या ब्लू इस पे अच्छा चलेगा, हाँ बहुत अच्छा चलेगा ब्लू, ठीक है। आइए फिर समझते हैं। पहले हम क्या समझेंगे, परिवहन क्या होता है, व्हाट इज अ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आप लोग हमको बताइए। बस पहला टॉपिक हमको बताइए, ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या, परिवहन क्या होता है। अच्छा पहले इसका अगर हम संधि विच्छेद कहें, संधि विच्छेद जानते हैं ना क्या होता है, संधि विच्छेद जैसे होता
परिवहन, परिवहन। अगर हम इसको दो पार्ट में टूटें तो क्या बनेगा? परि प्लस वाहन, ये तो परिवहन। अगर हम इसको समझें परिवहन को, तो परिवहन को दोनों का मतलब क्या होता है? परि माने होता है चारों ओर। क्या होता है? परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, चारों तरफ। वाहन मीन्स होता है ले जाना या ढोना, ले जाना अथवा ढोना। ठीक, आई बात समझ में? देख लीजिए, परिवहन का जब सब विच्छेद करेंगे आप, परि प्लस वाहन मतलब चारों तरफ या ले जाना। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु, वस्तु, व्यक्ति, जंतु, किसी भी ऐसी चीजों को एक स्थान से दूसरे जगह पर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। ठीक, और जो परिवहन जो होता है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए, व्हाट आई मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन मीन विच animals, human and goods moved from one place to another place. It is a very essential part of our life. मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा ये कीमती चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन इसेंशियल होती हैं, समझे? अगर परिवहन नहीं है तो क्या हम अगर कहीं दूर जाना चाहते हैं, जैसे आप नाना नानी के यहाँ जाते हैं, तो क्या पैदल चले जाते हैं? पैदल नहीं जा पाते ना, किसी न किसी का सहारा लेते हैं। चाहे साइकिल से जाते हैं आप, या मोटरसाइकिल से जाते हैं, या किसी बस से जाते हैं, या किसी का दूर है तो ट्रेन से जाते हैं, या बहुत दूर है दूसरे देश में उनका है तो फिर वो एरोप्लेन का सहारा लेते हैं, हेलीकॉप्टर सहारा लेते हैं, उसके थ्रू जाते हैं, जैसे जिसकी पहुंच होती। लेकिन मैटर यहां जाने का है कि मतलब किसी न किसी चीज का आप तो सहारा ले ही रहे हैं ना, तो आप सहारा ले रहे हैं तो उसको परिवहन कहते हैं, जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं उसको, उसके लिए। अच्छा, परिवहन किन किन चीजों में आता है? एक स्थान से दूसरे स्थान कोई किसी भी चीज को, चाहे वो सामान हो गया, चाहे किसी इंसान को ले जा रहे हैं, किसी आप जानवर को ले जा रहे हैं, देखते हैं जानवरों को भी लाद के ले जाया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? परिवहन। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर को मतलब कि को ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना? ठीक है, दूसरा अगर हम देखेंगे परिवहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, बट आपका एक प्रकार नहीं पूछा जाएगा, 3 ही प्रकार का आपका ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाएगा। वो 4 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन कितने, कौन कौन से होते हैं? टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखेंगे तो एक होता है, कौन सा होता है? बाय रोड, एक क्या होता है? बाय रोड होता है ना। दूसरा क्या होता है? बाई रेल परिवहन, मतलब बाई वाटर। और चौथा क्या होता है? बाई एयर। ठीक, मतलब टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो 4 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। एक और होता है बाई पाइपलाइन। पाइपलाइन, ठीक, पाइपलाइन, ये 4 प्रकार के आपके ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। मतलब कि आप कहीं भी जाते हैं, एक सड़क के द्वारा जाते हैं, ओके, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। दूसरा क्या होता है? जल परिवहन होता है, ओके, जल परिवहन होता है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? वायु परिवहन होता है। और चौथा क्या होता है? पाइप का परिवहन होता है, पाइप परिवहन।
जैसा भी हो दिखाते हैं। पानी परिवहन, ये इस प्रकार के आपके 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में एक प्रकार का परिवहन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कौन सा? ये पाइप वाला जो है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आई बात समझ में? पाइप वाला नहीं पूछा जाएगा। पूछे कितने जाएंगे आपसे? पूछे बस 3 है, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। यही आपसे 3 प्रकार के परिवहन के बारे में पूछा जाएगा। तो सड़क परिवहन में कौन कौन से होते हैं? बस हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गई, ये सब जो होते हैं वो परिवहन हो गए। ठीक है, कौन से? सड़क परिवहन। अच्छा, जल परिवहन क्या हो गया? नाव हो गई, पानी वाली जो जहाज होती है वो हो गई। ठीक है, ये सब जल परिवहन। वायु परिवहन में क्या आता है? वायु परिवहन जो होता है वो उसमें आपका आता है आपका एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाते हैं। अच्छा, इनकी खासियत क्या होती है? सड़क परिवहन, सड़क परिवहन डोर टू डोर जो है आपको सेवा प्रदान करते हैं। मतलब आप कोई चीज मंगाते हैं तो डिलीवरी बॉय देखते हैं आपके घर तक सामान को लेके पहुंचा देता है। किससे? बाइक से। लेकिन आपके घर जो है ये ट्रेन जो है क्या हो जाती है? ट्रेन नहीं जाती है ना। लेकिन जो जल परिवहन होता है ये क्या होता है? आपके घर तक नहीं आती। नदियों, मतलब जो बड़ी बड़ी नदियां हैं या फिर समुद्र है, उनके किनारे पोर्ट बनाए जाते हैं, उन पोर्ट के किनारे ये लगती है। ये थोड़ा सस्ती होती है। सड़क परिवहन सबसे सस्ता होता है, जल परिवहन थोड़ा उससे महंगा होता है, बट वायु परिवहन जो होता है बहुत ज्यादा महंगा होता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? ये समय कम लेता है और आपको जल्दी से कहीं अगर आप जाना चाहते हैं तो कम समय में आपको पहुंचा देता है। ठीक, मैं अभी मोटी मोटा आपको एक खाका तैयार कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको जो है सारी चीजों को समझाऊंगा। अच्छा, परिवहन 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ये 4 प्रकार के होते हैं। अब परिवहन को मतलब कि कैटेगराइज किया जाए तो कैटेगराइज करेंगे तो कैसे होगा? एक व्यक्तिगत होता है, एक सार्वजनिक होता है। व्यक्तिगत वो होता है जैसे हम खुद अपनी यूज के लिए करते हैं। मीन जैसे हमारा कार हो गया, हमारी साइकिल हो गई, हमारे स्कूटर्स हो गए। ठीक, इन सब चीजों को, हमारी पर्सनल बस हो गई, ये सब क्या कहते हैं? खास सब बस नहीं आती है क्योंकि बस पर्सनल इंसान कहाँ उसमें बैठ के जाएगा। लेकिन कार हो गया, स्कूटर होगा, साइकिल हो गई, ये सब क्या व्यक्तिगत होता है। ये इंसान खुद अपनी यूज के लिए इसको परचेज करता है। लेकिन जो एक होता है सार्वजनिक होता है, वो किसी बड़ी कंपनी के द्वारा या किसी बड़े उद्योगपति के द्वारा या सरकार के द्वारा चलवाई जाती है। वो इसलिए चलवाई जाती है कि समाज के को ध्यान में रखते हुए सबकी सेवा, सबको सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जिनकी पहुंच नहीं, जिनके पास व्यक्तिगत साधन नहीं, जिनके पास उतने पैसे नहीं है, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए सरकार या किसी कोई प्राइवेट कंपनी या कोई ऐसा रिच पर्सन जो सेवा प्रदान करने के लिए समाज के लिए काम करता है, और उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक परिवहन कहते हैं। उसका सबका अधिकार होता है। हर कोई एक, मतलब कि एक जो उसका रेट होता है उसको आप दे करके आप एक जगह दूसरी जगह सफर कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद अब एक बात और ध्यान देना है हमको। अब हमको और क्या ध्यान देना है, आइए समझते हैं हम बात। ठीक, अब फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या? मेरा ये टॉपिक कवर, ये टॉपिक मेरा कवर हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया। अब कौन सा बचा है? तीसरा, आपातकालीन वाहन। अच्छा, आपातकालीन इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, ये क्या क्या होते हैं? क्या होता है आपातकालीन वाहन? अच्छा, आपातकालीन का मतलब क्या होता है? आपातकालीन मतलब कि आपको, मतलब ऐसा ईश्वर न करे कभी किसी के साथ हो, जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया या किसी के घर में आग लग गई, अचानक से कोई दुर्घटना घटती है, उस दौरान कुछ ऐसे विशेष व्हीकल्स बनाए जाते हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं के लिए ही खड़े किए जाते हैं। जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस होता है, उसमें सवारी नहीं ढोई जाती है। उनमें कहीं आप खुशी होकर के आप जाना चाहते हैं तो नहीं, उसके लिए मतलब सॉरी, खुशी तो हो सकता है, कभी किसी को डिलीवरी होता है या किसी को बेबी होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो फिर वो घर तक आता है, खुशी का ही माहौल होता है, ये नहीं कहा जा सकता। मतलब व्यक्तिगत चिकित्सा को मद्देनजर में ध्यान रखते हुए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी को डिलीवरी है, तो फिर ऐसी चीजों के लिए जो है वो आपातकालीन वाहनों का प्रयोग किया जाता है।
दूसरा आपातकालीन वाहन अगर हम देखें तो फिर क्या होता है, जो अग्निशामक जो वो होते हैं, जैसे सॉरी क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड, फायर व्हीकल्स होते हैं उनका प्रयोग है। दमकल, जिसे हमको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, दमकल। जाते हैं, वो कहीं आग लग जाती है, बहुत ही फौरन तेज जाते हैं वो, और उसके बाद वो आग को बुझाने का काम करते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपातकालीन वाहन, इनको भी मैं समझाऊंगा। फिर सड़क सुरक्षा के नियम, सड़क सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं। जैसे आप जब जाते हैं, पहले आप कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या आप से दौड़ के जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, उनके कुछ नियम होते हैं। आप कहीं जब बड़े हाईवे पे जाते हैं तो वहां देखिए आप जेब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, और वो ऐसे ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग होते हैं। मीन इस पर यहाँ अगर कोई गाड़ी यहाँ से अगर क्रॉस हो रही है, अगर यहाँ से कोई गाड़ी इस तरह की है, अगर क्रॉस हो रही है, तो उसको जो है यहाँ थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ये जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। ठीक, ये नियम होता है। और उसके बाद फिर जो होता है, तभी ये यहाँ पर अगर कोई पैदल इंसान जा रहा है तो इस गाड़ी को यहाँ स्टॉप ही करना पड़ेगा। ठीक है, रुकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई यहाँ नहीं तो ये जा सकती है आराम से, तो इसलिए ये जेब्रा क्रॉसिंग बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमेशा इंसान को अपनी बाईं तरफ चलना चाहिए, चाहे वो टू व्हीलर चल रहा हो, फोर व्हीलर चल रहा हो, चाहे जिस चीज चल रहा हो, उसको अपने बाएं तरफ चलना चाहिए। बड़ी गाड़ियां जो होती हैं हमेशा वो छोटी गाड़ियों के दाहिने तरफ चलती हैं। मान लो बड़ी गाड़ी हो गई तो ये दाहिने तरफ चलेगी, ये छोटी गाड़ी हो गई तो ये इसकी ये बाएं तरफ चलेगी। ठीक, तो इसको चलने की दिशा, जो चलने की दिशा होती है वो किस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको दाहिनी तरफ, अब आपको हमेशा अपने बाएं तरफ चलना चाहिए। ये आपका लेफ्ट हैंड है, आपने लेफ्ट में चलना चाहिए, इसी तरफ आपको ऐसे चलना चाहिए। ठीक, यातायात के कुछ संकेत होते हैं। आप कभी जाते होंगे कहीं, स्कूल हो, कोई बड़ा स्कूल है, स्कूल बड़ा हो या छोटा हो, कोई स्कूल हो, तो उसके आगे एक ऐसे आप देखते हो रोड के किनारे पर एक इस प्रकार का ऐसा ट्रायंगल बनाया रहता है। ठीक, ऐसे पोल रहता है, ये रोड, ये मान लो ये रोड है और ये रोड का साइड है। ठीक, ये रोड का साइड है, ये भी मानते हैं हम रोड का ये साइड है। ओके, और यहां पर क्या हुआ है कि लोग ऐसे, ये आपका रोड है, ये रोड है, तो यहां पर मान लीजिए आपका ये स्कूल बना हुआ है, ये स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है, मान समझते हैं हम इसको, ये आपकी स्कूल बिल्डिंग, सॉरी व्हाट हैपेंड, थोड़ी सी स्लाइड पीछे हो गई थी, कट गया था, सॉरी। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, यातायात के जो नियम होते हैं, ये कौन कौन से नियम होते हैं यातायात के नियम। जैसे मैंने बताया कि एक ट्रायंगल यहाँ बना रहता है, फिर ये आपकी सड़क गई हुई है, मान लीजिए आपकी यहाँ पर ये सड़क गई हुई है, और उसके बाद फिर सॉरी ऐसे गया यहाँ पर, ये रोड गए, लोग यहाँ जा रहे हैं, तो ये किनारे किनारे पर ऐसे बना, तो यहाँ पर लिखा रहता है सावधान, आगे सावधान, आगे स्कूल है, या कहीं पेट्रोल पंप लिखे रहते 500 मीटर आगे पेट्रोल है, या इस तरह के बहुत सारे चीज होते हैं, यातायात के संकेत बने होते हैं। या कहीं आगे लिखा है सावधान, आगे अंधा मोड़ है। तो इस तरह के कई सारे सिंबल्स बने होते हैं रोड के किनारे। जब आप परिवहन चलाइए तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान दीजिए। आप जब गाड़ी चलाइए या स्कूटर साइकिल से तो खास ध्यान नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कोई गाड़ी बस आ रही है और आप जो जा रहे हैं धीरे धीरे, उसने ध्यान नहीं दिया तो आप भिड़ जाएंगे। तो इसलिए सबको जागरूक होना चाहिए और सबको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यातायात के इस तरह के संकेत होते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने समझा, परिवहन क्या है, परिवहन के प्रकार, आपातकालीन वाहन, सड़क सुरक्षा के नियम, चलने की दिशाएं क्या क्या होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं। आइए बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब आते हैं हम पूरी परिभाषा के साथ, आपको देखते हैं जो मैंने आपको समझाया। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। तो क्या कहता है, परिवहन व माध्यम, क्या कहता है, परिवहन व माध्यम, चेंज कर लेते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन व माध्यम है गतिविधि जिसके द्वारा और मनुष्य, पशुओं और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, या हमारे दैनिक जीवन, संचार और व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा है। बात समझ में आई।
कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो व्यक्ति, वस्तु, किसी जंतु को एक स्थान से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है, उसको हम परिवहन कहते हैं। अब परिवहन का यूज क्या है? परिवहन के माध्यम से हम जो है वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। वस्तु को प्राप्त करने का मतलब कई विदेशी सामान है, कोई अदर कंट्री का या अदर स्टेट का कोई सामान है, अगर उसको हमें यूज करना है तो कैसे? परिवहन के माध्यम से हम कर सकते हैं। ये हम अगर परिवहन ना हो तो ये समझ लीजिए हमारा जीना ही दुश्वार हो जाएगा। आप कहीं पर एक बिना कहीं गए क्या आप कमाई कर सकते हैं? या कोई चीज आप वस्तु को ला देते हैं, आपके घर में सारी चीजें तो होंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो बाहर से लाना पड़ेगा। जब बाहर से लाना पड़ेगा तो उसके लिए परिवहन की जरूरत होगी ना, क्योंकि आपकी इतनी क्षमता है नहीं कि पूरे शरीर पे ही आप हर चीज लाद लें और लेके चले आए, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको लाने के लिए जो है तो किसी न किसी परिवहन की जरूरत होगी। ठीक है, तो कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन इज द मीन्स ऑफ एक्टिविटी बाई विच ह्यूमन, एनिमल्स एंड गुड्स मीन्स होता है वस्तुएं, आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज द एसेंशियल, ये बात ध्यान दीजिए, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। फिर कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, किसके लिए? व्यापार और संचार के लिए। अगर ये परिवहन ना रहे तो क्या हम व्यापार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। व्यापार मीन्स वस्तुओं को बेचना, एक स्थान से ले जाना, तो ये सब चीज नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीजों के लिए परिवहन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आई बात है। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? मान लो पूछा कि परिवहन किसे कहते हैं, ये तो नहीं पूछेगा ना परिवहन किसे कहते हैं। दे सकता है, आपको परिभाषा के रूप में पूछ सकता है, मतलब मीन्स इसका जो वो है क्या कहते हैं, अगर दे दिया कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन क्या कहते हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है, उसमें 2-3 डिफिनेशन अलग अलग दे देगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए बिल्कुल उसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ जो है ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, परिवहन के प्रकार, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। कितने में? 4 भागों में। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन इज द मेनली डिवाइडेड 4 टाइप्स, चार तरीके में इसको ट्रांसपोर्टेशन को बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सड़क परिवहन, जैसा मैंने कहा ना रोड ट्रांसपोर्ट, रोड के माध्यम से, रोड में सड़क के माध्यम से किसी वस्तु को, सामान को एक स्थान से दूसरी जगह पे आप भेजते हैं तो क्या होता है? वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, जैसे कह रहा क्या, सड़क पर चलने वाले ये वाहन जैसे बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक, ये क्या होता है? या कम दूरी की यात्रा के लिए सबसे सुगम और घर घर तक पहुंचाने का माध्यम है। आई बात समझ में? मतलब पहली चीज है कि सड़क परिवहन के में कौन कौन सी चीज आते हैं, बताया ना? बस आती है, ट्रक आते हैं, मोटरसाइकिल आती है, और क्या आता है? साइकिल आपकी आती है, कार आते हैं, ये सब सड़क परिवहन के अंतर्गत में आते हैं। इनका फायदा क्या क्या? ये घर से घर तक आपके मतलब कि किसी स्थान से उठाते हैं, दूसरी जगह पर आपके घर तक ये पहुंचा देते हैं। इनका पहला काम यह होता है हमारी यात्रा को सुगम बनाते हैं, सुगम आसान बनाते हैं, कम खर्चे में हम चले जाते हैं। मतलब 1 रुपए से भी कम लगता है, आप 1 से 2 किलोमीटर चले जाते हैं। अब समझिए कितने सस्ते परिवहन है ये। आप मतलब एक चॉकलेट का दाम है, आप 2 किलोमीटर जा सकते हैं। एक टॉफी के दाम में 2 किलोमीटर आप जा सकते हैं, तो ये बहुत सस्ते होते हैं। व्हीकल्स रनिंग ऑन रोड लाइक बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल एंड ट्रक्स, ये सब क्या हैं? इनके एग्जांपल्स हैं। इट इज द मोस्ट convenient mode for short distance and provided door to door, इसको बात ध्यान दें, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आई बात समझे? ये जो होते हैं जो डोर टू डोर हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला टाइप मैंने देख लिया, कौन कौन सा? ये था सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत में क्या क्या आता है, इन सबको मैंने देखा। अब दूसरा परिवहन कौन सा? दूसरा होता है रेल परिवहन ना, रेल परिवहन। अब रेल परिवहन क्या होता है? रेल परिवहन का क्या खासियत होती है? पटरियों पर चलने वाली ट्रेनें या भारी सामान को ढोने और लंबी दूरी तक यात्रा के लिए बहुत सस्ती, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल हैं। आई बात समझ? अब ये पर्यावरण के अनुकूल क्यों है? ये क्या क्यों भारी सामान? आप देखोगे ट्रेन जो होती है, ट्रेन कैसे बनी होती है? ट्रेन का एक यहाँ पर मान लो ऐसे एक इंजन हो गया, ओके,
अब इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे डब्बे जुड़े रहते हैं ना, यही तो होता है ना, सारे डब्बे जुड़े होते हैं एक ही इंजन से। ये आपका मान लो ये इंजन हो गया, एक ही इंजन के माध्यम से सारे इतने इसमें इसमें सब में माल भरा होता है और ये आसानी से लेके चले जाते हैं। और सस्ती क्यों होती है? ऊपर आप देखते थे बिजली का तार गया रहता है, तो उस पर ऐसे इसी प्रकार से एक ऐसे कुछ बनाया रहता है, तो वो इसके माध्यम से, मतलब पहले तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होती थी क्योंकि जब कोयले चलती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये जो है एनवायरमेंटल हमारे फ्रेंडली हो चुकी हैं। ये जो चलाई जाती है ट्रेनें सब विद्युत के द्वारा चलाए जाते हैं, सब इलेक्ट्रिक ट्रेनें इसमें हो चुकी, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, चाहे वो सिंपल ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत हो, कोई भी ट्रेन हो, सारी जो है वो इलेक्ट्रिक हो चुकी है, इलेक्ट्रिक माध्यम चलती हैं, तो ये पर्यावरण के अनुकूल होती है, समझ में आया कि नहीं? तो और उसके बाद ये सबसे अच्छी बात क्या है, ये जगह कम घेरती है। दो पटरियां हैं, दोनों पटरियां चलती हैं और ये लंबी दूरी तय करती हैं और काफी स्पीड के साथ चलती हैं ये, और बहुत भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर इनको ले जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है। अब मान लो आपको बहुत 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 भारी सामान है, एक स्टेट से अदर स्टेट, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य आपको सामान पहुंचाना है, क्या आप ट्रक के द्वारा पहुंचा पाएंगे? ट्रक का खर्चा ही बहुत ज्यादा आ जाएगा और इतना भारी सामान ले, बहुत ज्यादा 10 टन 20 टन 100 टन, इसलिए तो बस ट्रेन नहीं ले, बस नहीं ले जाता, ट्रक नहीं ले जा सकता, लेकिन ट्रेन में लाखों लाखों टन जो है कई लाखों टन इसमें आ जाते हैं और आसानी से ये चला जाता है इससे, तो ये सस्ती भी होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी आप 25 रुपए में तय कर सकते हैं, इतनी ये सस्ती होती हैं। तो ये और पर्यावरण के अनुकूल क्यों होती हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये सब इलेक्ट्रिक ट्रेनें इसमें हो गई हैं, इसलिए। इंग्लिश में देखते हैं, ट्रेन रनिंग ऑन रेलवे ट्रैक्स, ओके, जो रेलवे की पटरी होती है उस पर चलते हैं। इट इज वेरी इकोनॉमिकल, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली होती हैं। मैंने बताया इको फ्रेंडली होती है, पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, भारी सामान ले जाने के, एंड लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए ट्रेवल, लंबी दूरी ट्रेवल करने के लिए ये बहुत ही सबसे अच्छा साधन होता है। क्या क्या होता है? नंबर एक क्या होता है? ये इको फ्रेंडली, नंबर 2 हैवी ट्रांसपोर्टेशन, नंबर तीन क्या होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये इकोनॉमिकल कंफर्टेबल होते हैं और कम दाम में बहुत सस्ती होती हैं, मतलब कम दाम में अधिक दूरी तय करती हैं। ठीक, तो रेल परिवहन हो गया। अगला परिवहन कौन है? अगला परिवहन हमारा जल परिवहन है। ठीक, जल परिवहन के अंदर ही जान लो वो भी आता है पाइपलाइन। अब वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पानी का जो परिवहन होता है, पानी जल परिवहन कैसे होता है? नदियों, झीलों और समुद्रों में चलने वाले जहाज जैसे नावें, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बहुत भारी माल जैसे तेल, मशीनें को एक देश से दूसरे देश को ले जाने के लिए सबसे सस्ता माध्यम होता है। अब बात समझिए, कितने लोग इसमें से देखे हैं? जो पानी जहाज है कितने लोग देखे हैं? ठीक, 1-2 लोग देखे हैं ना। तो क्या है इसमें, जब पानी की जो जहाजें होती हैं, पानी की जहाज आप जब देखेंगे उसको किसी आप बंदरगाह पे जाइए, वहां देखिए जो बड़े बड़े समुद्र हैं, तो वहां देखिए एक एक जहाज एक एक गांव के बराबर होती है। आप समझिए कितनी बड़ी बड़ी नाव होते हैं। गांव में 500-500 मीटर की, 1-1 किलोमीटर की एक नाव का एरिया बनाया जाता है, इतना बड़ा बड़ा उसका एरिया होता है। और उसमें क्या होता है, भारी भारी सामान को लाद दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े सामानों को, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, पूरा मतलब एक फैक्ट्री में जितना सामान लगता है उस सामान को भर दिए, क्या 2 से 3 फैक्ट्री का सामान आएगा, उनको उसमें लाद दिया जाता है और बड़ी सुगमता के साथ एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे, मतलब कई लाख किलोमीटर की दूरी जो है तय करा दी जाती है। किससे? इसी से क्या होता है, जल परिवहन के माध्यम से। जैसे बहुत जैसे हमारे यहाँ तेल कहाँ से आता है? ईरान से आता है, इराक से आता है, सऊदी से आता है, उसका कुछ हमारा रूस से भी तेल आता है। तो ऐसे जो देशों से जो तेल आते हैं वो हमारा एरोप्लेन जो हवाई जहाज होता है उससे कम आता है, लेकिन पानी की जहाज होती है उससे ज्यादा आता है। जैसा अभी एक घटना घटी थी, जो अभी युद्ध चल रहा था इजराइल और ईरान का, तो फिर उसमें क्या हुआ था कि जो बेआब हार्मूज है उसको ब्लॉक कर दिया गया था, तो तेल आना बंद हो गया था। तो क्यों? अगर पानी के माध्यम से ज्यादा तेल ना आता किसी और दूसरे माध्यम, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं था,
लेकिन हमारा ज्यादा तेल जो है बे ऑफ हार्मोज के माध्यम से ही आता था। इसी वजह से जो है काफी यहाँ पर तेल की किल्लत होने लगी थी हमारे देश में। हमारे देश में नहीं और भी कंट्रीज में जो है प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो फिर तो ज्यादातर तेल हो गया, मशीनें हो गई, जैसे अभी हमारा राफेल ओफेल ये सब चीजें, कई सारे विमान आए, या फिर विमान तो मान लो आ जाते हैं वैसे ही, लेकिन और जैसे उनके पुर्जे जो हो गए, जैसे HL हो गया, BHL हो गया, इन सब में जो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे हेलीकॉप्टर पुर्जे बनाए जाते हैं और भी कंपनियों के पुर्जे बनाए जाते हैं, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सब किसके माध्यम से होता है? सब पानी की जहाजों के द्वारा होता है। तो एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सुगम साधन होता है ना, शिप जो होता है, शिप एंड बोट, पानी के जहाज और नावें, ऑपरेटिंग इन रिवर, लेक्स एंड ओशियंस, इट इज द चीपेस्ट मोड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टिंग बल्कि गुड्स, मतलब भारी, बल्कि गुड्स मतलब भारी, बहुत भारी मात्रा में वस्तुओं को ले जाता है अक्रॉस कंट्री, एक देश से दूसरे देश में ले जाता है। ओके, अगला परिवहन देखते हैं। अगला परिवहन मेरा क्या कह रहा, तो उसके बाद आया वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हेलीकॉप्टर, मतलब जो कोई ऐसा साधन जो वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरी जगह सफर करता है, हवा में उड़ता हुआ, जैसे हेलीकॉप्टर, गन। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या करते थे, जब कोई जहाज उड़े, अभी आप लोग भी करते होंगे ना, कि जैसे कोई जहाज आई, बहुत दूर से आवाज हो, ए जहाज आ गई, जहाज आ गई, जहाज आ गई, तेज से चिल्लाते हुए जो है हम लोग देखने निकल जाते थे। वो छोटी सी दिखती थी, तो पहले तो हम लोग ये सोचते थे इतनी छोटी जहाज होती, कैसे इसमें इतने सारे लोग बैठते हैं? तो इतनी जानकारी तो थी नहीं कि कोई वस्तु जो ऊपर हमसे जब जितनी दूर जाएगी उतनी छोटी दिखेगी, क्योंकि हमारी आंख को देखने का जो क्षमता हो लिमिटेड होता है। तो जैसे ये बना हुआ, ये देख रहे हैं आप इसको, एरोप्लेन, तो ये क्या है? ये वायु परिवहन का एक उदाहरण है। तो वायु परिवहन में क्या है कि आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज, क्या हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, या सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा परिवहन होता है, या दुर्गम क्षेत्र जैसे पहाड़ों पर पहुंचने के लिए बहुत उपयोगी होता है। मैंने अभी आपको जो कल प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें मैं आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो जैसे आप क्या वैष्णो देवी जाते हैं या उत्तराखंड में जाते हैं, तो वहां आप देखते हैं कई सारी चढ़ाई करनी पड़ती है, तो अब लोग जहाजों के माध्यम बैठते हैं, सन नदी जाके 2 मिनट में पहुंच जाते, उतर जाते हैं। अब पिट्ठू का उपयोग या खच्चर का प्रयोग लोग कम करने लग गए हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो लोग वहां आसानी से पहुंच जाते हैं। सॉरी। तो लेकिन इसकी क्या क्या खासियत होती है? वायु परिवहन महंगा होता है। दूसरा फायदा क्या है इसका, कि बड़ी आसानी से, बहुत तेज, सबसे जल्दी ये पहुंचा देता है, ठीक है, और लगभग भारी वस्तुओं को भी पहुंचाता है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में नहीं ले जा पाता। बस यही एक इसकी नुकसान है। नुकसान क्या है? भारी मात्रा में सामान को नहीं ले जा पाता है, पहला। दूसरा चीज क्या है कि ये बहुत महंगा होता है, एक आम इंसान के लिए बैठना उसमें शायद, या वस्तु को ले जाना इतना आसान नहीं होगा, तो महंगा होता है, काफी महंगा होता है। तो उसके बाद फिर इंग्लिश में लिखते हैं क्या? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स, इसके 2 उदाहरण है। क्या क्या? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ते हैं। इट इज अ वेरी फास्ट, यह बहुत तेज होता है, समझे, बहुत तेज होता है। बट मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रेवलिंग, बहुत ही महंगा होता है भाई साहब। इट इज अ हाईली यूजफुल फॉर रीचिंग रिमोट एंड द इनक्रीजेबल एरियाज लाइक माउंटेन्स, पर्वतों पे, पहाड़ों पे इसको ले जाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। एक देश से दूसरे देश आपको कहीं इमरजेंसी में जाना हुआ, या जब बहुत जरूरी काम होगा, बहुत आपको जल्दी जाना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग करना बहुत ही सही होता है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा हमारे यूजफुल आता है, मतलब सम जिनको, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए, या जिनको बहुत ही बर्डन रहता है, जिनके ऊपर काम का बर्डन रहता है, उनके लिए ज्यादा उपयोगी होता है। नेता हो गए, मंत्री हो गए, इन सबके लिए उपयोगी होता है। या बहुत बड़ी कंट्री जैसे सऊदी, दुबई जाते हैं, गांव में बहुत लोग सऊदी भी जाते हैं ना, देखते होंगे, तो वो लोग हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं, पानी जहाज का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही पानी जहाज जो 15 से 20 दिन में पहुंचाती है, और हेलीकॉप्टर 1 से 2 दिन में आपको पहुंचा देती है, इतना अंतर आता है, आप समझिए। फिर तीसरा क्या होता है? इतना तो मेरा कंप्लीट हुआ। परिवहन के मैंने 4 तरीके आपको बता दिए, कौन कौन से थे। आपका एक था वायु परिवहन, दूसरा क्या था? जल परिवहन, तीसरा क्या था? रेल परिवहन, और पहला क्या था? ये मतलब सड़क परिवहन। चारों परिवहन आपकी कंप्लीट हो गए, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे।
सार्वजनिक और निजी परिवहन। अब परिवहन को दो कैटेगरी में मैंने बांट कर दिखाया है, कौन कौन सा? एक होता है सार्वजनिक और दूसरा क्या होता है? निजी परिवहन। दो प्रकार के परिवहन होते हैं, दोनों को मैंने अलग अलग करके आपको दिखा दिया है, सार्वजनिक और निजी परिवहन। अच्छा, सार्वजनिक परिवहन होता क्या? कल में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता क्या है? सार्वजनिक परिवहन ऐसे परिवहन जिनपे सबका अधिकार होता है, सबका टैक्स लगा होता है, उसमें सब रुपए मतलब सबका एक समान अधिकार होता है। उसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, मेरा जितना आपका अधिकार उतना मेरा भी अधिकार इसमें है, कोई उससे उतार नहीं सकता, आपको भगा नहीं सकता। ऐसे परिवहन जैसे बसेस हो गई, जो सरकारी बस होती हैं, प्राइवेट बस में होता है जो पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है। प्राइवेट की लगभग चीजें होती हैं जो या तो समाज कल्याण के लिए बनाई जाती है या फिर जो है वो समाज कल्याण के लिए कम, पैसे कमाने के लिए ज्यादा प्रयोग की जाती है। समाज कल्याण के लिए जो होता है वो प्रयोग किया जाता है, सरकारी जो वस्तुएं होती है वो समाज उनका उद्देश्य ही होता है समाज का कल्याण करना, समाज की भलाई के लिए काम करना। तो सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत क्या आता है? पहले देखते हैं सार्वजनिक परिवहन होता क्या है। व्हाट इज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सरकार या बड़ी कंपनियों द्वारा सभी आम नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली सेवा। ओके, क्या होता है? सरकार या बड़ी कंपनियों द्वारा, सरकार या बड़ी कंपनियों द्वारा जो आम नागरिक होते हैं उनको सेवा देने के लिए जो चलाई जाती हैं, जैसे बसें या फिर गाड़ियां, कोई भी चीज, उन्हें क्या कहते हैं? क्या होता है? बसें, मेट्रो रेल, लोकल ट्रेन, ऑटो रिक्शा, डिफरेंट चीज की जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सार्वजनिक परिवहन कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, सर्विस रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज फॉर द जनरल पब्लिक। सर्विस रन बाय किसके द्वारा? नंबर एक गवर्नमेंट, फिर ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, ठीक, ऑफ द जनरल पब्लिक। इसके उदाहरण क्या क्या? सरकारी बसें हो गई, मेट्रो रेल हो गई, लोकल ट्रेन हो गई, ऑटो रिक्शा हो गया, ये सब चीजें जो जितनी होती हैं ये क्या होते हैं? ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के होते हैं। ज्यादातर प्रयोग हम ज्यादातर जो लोकल जितनी ट्रेनें होती हैं, सरकारी बसें होती हैं, ये सब चीजें होती हैं पब्लिक होती हैं। अच्छा, इनके लाभ क्या है? सॉरी, इनके लाभ क्या क्या? इनका लाभ जो है ये है कि जो है काफी ये प्रदूषण, इससे सड़क पर प्रदूषण और ट्रैफिक जाम कम होता है। बिल्कुल, इट इज द इकोनॉमिकल, इज द हेल्प द रिड्यूसिंग रोड पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक कंसिस्ट। ठीक, एक मिनट रुके, हम पानी पी लें। ठीक, पानी पी लिया। तो इसके फायदे क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया ना। अच्छा, अभी आप कुछ दिन पहले आप सुने होंगे दिल्ली में काफी ज्यादा प्रदूषण हो गया था, तो वहां की सरकार जो है लोगों से एक निवेदन की थी कि प्लीज आप लोग जो हैं व्यक्तिगत साधन कम प्रयोग करके जो सरकारी साधन है उनका प्रयोग करिए। और उसमें क्या किया गया था, उसको इस प्रक्रिया को जिससे अच्छे से चल सके उसके लिए सरकार ने क्या किया था, किराए में छूट की थी। इससे फायदा क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए आपका एक कार है, कार में आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक कार में बहुत ज्यादा एक लोग या दो लोग बैठ के जाएंगे, इससे तो आप नहीं जाएंगे ना। लेकिन अगर वही जगह पर अगर एक बस कर दिया जाए, बस की लंबाई कितनी होगी? बहुत ज्यादा 25 फीट 30 फीट होगी, इससे तो नहीं होगी ना। मुझे नहीं लगता कि इससे 30 फीट 40 फीट हो गई एक बस की लंबाई, 40 फीट। और 40 फीट की लंबाई में एक बस पर कितने लोग बैठे हैं? मिनिमम 60 से 70 लोग तो बैठेंगे ना, 60-70 लोग। और लेकिन अगर हम 60-70 लोग को बैठाने के लिए अगर हम कार की व्यवस्था करें, अगर एक बस कार में कितने लोग, बहुत ज्यादा अगर हम बैठाएंगे तो कितने लोग बैठेंगे? 5 लोग बैठेंगे एक कार में। और एक कार की लंबाई मिनिमम 10 फीट होती है, 12 फीट होगी, तो मतलब 12 फीट केवल 5 लोगों के लिए कवर हो रहा। आई बात समझ में? 12 फीट 5, अगर हम 70 लोगों बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो मान लो मतलब कि अगर 14 लेते हैं तो 14 कार की व्यवस्था करें, 14 का अनुमान कितना हो जाएगा? आप अनुमान लगा लीजिए। तो उसके बाद फिर क्या होगा? पहला चीज तो क्या होगा? प्लेस ज्यादा घेरेगा, और प्लेस ज्यादा घेरने और बीच में गैप भी होना चाहिए।
लगभग 60 से 70 फीट। कहाँ वो 40 फीट, कहाँ वो 60-70 फीट। पहली चीज तो ट्रैफिक का जाम खत्म, सिस्टम खत्म होगा। और दूसरी चीज, अगर उतना ही मतलब कि 70 गाड़ी का अगर मतलब कि हम 15 से 20 गाड़ी का जितना अगर हम पेट्रोल मतलब धुआं निकल रहा है जितना, अगर उतने ही 15 से 20 गाड़ी के जितने लोग 15 से 20 गाड़ी में जितने लोग आएंगे, उतनी ही उससे ज्यादा लोग एक ही बस में आ जाएंगे, और वो कितना करे, 2 कार के बराबर जो है वो पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। तो बेटर कौन हुआ, जो सरकारी बसें हुई ना, या जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन का जो सुविधा है वो बेटर हुआ ना। तो इसीलिए सरकार ने निवेदन किया कि सरकारी बसों का प्रयोग करिए, सरकारी जो आपको कैब चलाए जा रहे हैं उनका आप प्रयोग करिए। तो इससे क्या होगा, ज्यादा जाम नहीं लगेगा, नंबर 1, पॉल्यूशन कम होगा, और फिर जो है ये लोगों को जो है वो सांस लेने में या फिर जो है आसानी से एक जगह दूसरी जगह पहुंचने में ज्यादा सुविधा होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक में आप फंस जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा ना। इसी वजह तो क्या कह रहा, यह काफी सस्ता होता है, बिल्कुल बात है। अच्छा, सस्ता क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है वो मैंने आपको बताया ना कि जहां जिस जिस मतलब कि जितने लोग 15 कार में बैठ के जाएंगे उतने लोग जो है एक बस में बैठ के जा सकते हैं, तो इसलिए सस्ता होता है, प्रदूषण नहीं होता, ट्रैफिक जाम कम रहता है सरकारी में। ठीक है, और ये जो है लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। दूसरी चीज क्या है, निजी परिवहन क्या होता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, किसी व्यक्ति, परिवार या निजी संस्था का अपना व्यक्तिगत वाहन, अपना जैसे अपना कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गए, ये सब क्या होता है, व्यक्तिगत वाहन होता है ना। अ पर्सनल व्हीकल ऑन एंड यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ फैमिली, एक किसी व्यक्तिगत परिवार के लिए, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए जो परिवहन का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, निजी परिवहन कहते हैं ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, कार आती है, मोटरसाइकिल आते हैं, स्कूटर्स आते हैं और साइकिल्स आती हैं। ये सारी चीजें, पर्सनल कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड बाइसिकल, इनके। अच्छा, इनसे क्या क्या होता है, या अपनी सुविधा, मर्जी और समय के अनुसार कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। बस सही है कि अगर आपका अपना साधन है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी इसका एक बेनिफिट होता है। लेकिन वही चीज संसाधन का दुरुपयोग होता है, काफी ज्यादा जो है वो पोल्यूशन होता है, कई चीजें इसका नुकसान होता है। बस इतना एक बेनिफिट होता है कि अपने अकॉर्डिंग आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने मनमाफिक काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके माध्यम से किया जा सकता है ना। इंग्लिश में देखते हैं, ऑफर द फिक्सेबल टू द ट्रेवल एनीवेयर एंड एनी टाइम अकॉर्डिंग टू पर्सनल कंफर्ट। ओके, आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा, आपातकालीन वाहन क्या क्या होता है। मैंने आपको बताया था भी, आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस हो गया, आपका दमकल की गाड़ी हो गई। क्या कह रहा, आपातकालीन वाहन वह विशेष वाहन होते हैं जिन्हें किसी गंभीर या संकट की स्थिति में लोगों की जान बचाने या मदद करने के लिए सड़क पर पहली प्राथमिकता दी जाती है। आप समझ रहे हैं, जैसे आप एम्बुलेंस होता है और आपको ये बात विशेष ध्यान देनी चाहिए और आपको ये काम करना चाहिए। अगर एम्बुलेंस जा रही है, दमकल गाड़ी जा रही है, तो आप अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड कर ले, उसको जगा दें, क्योंकि ये गाड़ियां तभी चलती है जब कोई इमरजेंसी होती है। इनको इमरजेंसी व्हीकल्स भी बोला जाता है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर ये गाड़ियां जो है रोड पे आपको दिखाई नहीं देंगी। गाँव में देखिए, बहुत रेयर केस में, मैं बता रहा हूँ, हमारे गाँव साइड में जाता हूँ तो फिर वहां पर मतलब ये समझिए कि महीने में एक आध दिख गए तो दिख गए, नहीं तो नहीं दिखती, क्योंकि जब इमरजेंसी होता है तभी इन गाड़ियों को बुलाया जाता है। मैं कभी आज तक अपनी गांव में मैं दमकल की गाड़ी देखा ही नहीं हूँ, और ईश्वर न करे कि मैं कभी न देखूं वहां पर। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, आपातकालीन वाहन वो विशेष वाहन होते हैं जिन्हें किसी गंभीर या संकट की स्थिति में लोगों की जान बचाने या मदद करने के लिए सड़क पर सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। सही बात है, और देना भी चाहिए प्राथमिकता, क्योंकि ये, और इसमें क्या होता है, पहला क्या होता है, एम्बुलेंस जो होता है, बीमार या घायल मरीजों के लिए एम्बुलेंस होता है। और इसको अगर आप ये नंबर आप जरूर नोट कर लीजिए। मान लीजिए कहीं आप किसी को देख लीजिए, कोई बीमार पड़ा है, परेशान है, समस्या, तो क्या कहते, तुरंत आप 108 पे या 102 पे कॉल, ये 102 होता है जो ये आप देखते हैं, एक गाड़ी चलती है, पुलिस की गाड़ी सेवा प्रदान करती है हर जगह, उसका 102 नंबर है। एम्बुलेंस का नंबर 108 होता है, इसको जरूर नोट कर लें। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ी, जो दमकल का फायर ब्रिगेड होते हैं, उनका नंबर 101 है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ी तो इस पर आप डायल करें, 101 अपने फोन से लगाएंगे, तुरंत जो है
कॉल चली जाएगी और जो अपना जहां प्लेस देंगे वहां वो अपनी एम्बुलेंस ये दमकल पहुंच जाएगी। तो इन दोनों नंबर को जरूर आप नोट कर लें, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण इसके नियम होते हैं। इन नियमों को हम समझते हैं कि जब कभी भी कोई आपातकालीन वाहन सायरन बजते या लाइट चमकाते हुए आए तो सड़क पर मौजूद सभी वाहनों को तुरंत किनारे होकर उन्हें आगे निकलने का रास्ता देना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो मैंने अभी आपको समझाया कि तुरंत उनको अपनी गाड़ी को आप साइड कर लिए, उनको रास्ता दे दीजिए, ठीक है। इमरजेंसी व्हीकल ऑन द स्पेशल व्हीकल्स प्रो क्या है प्रियोटाइज ऑन द रोड ऑफ द सेफ लिव्स ऑफ हेल्प पीपल ड्यूरिंग क्राइसिस की, जैसे क्या होता है एम्बुलेंस हो गया और फायर ब्रिगेड। एम्बुलेंस फॉर सिक एंड द इंजरिंग पेशेंट, फायर ब्रिगेड टू द क्या लिखा है एक्सटिंग्विश फायर। ओके, इसको थोड़ा हाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूल क्या क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट रूल्स हम देखते हैं, जो मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं, कभी भी जो है इसको समझें, इंग्लिश वाले समझ लीजिए ना। Whenever an emergency vehicle the approach with a loud siren of the flashing light, all other vehicle must immediately move aside and give way। मतलब अपनी गाड़ियों को आप किनारे कर लीजिए और उनको रास्ता दे देना चाहिए, जिससे वो आसानी से जहां जा रहे हैं इमरजेंसी में वहां पर, जैसे आप बता दीजिए, अगर मान लिया आप कहीं इमरजेंसी जा रहे हैं, कहीं आपको कोई रोक दे तो क्या करेंगे बताइए आप? दिक्कत हो जाएगी ना। जिसके लिए आप जा रहे हैं वहां पर समस्या हो जाएगी, तो उसको आप बचा भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से सेम समझिए, वो किसी को बचाने के लिए जाते हैं, उनको रास्ता दे देना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन? टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा है, एक दो और होंगे आपके, बस समझा दे रहा हूँ फिर, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं। तो अब आते हैं सड़क सुरक्षा के नियम। सड़क सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं। रूल ऑफ रोड सेफ्टी, रोड जो सेफ्टी के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का आपको जरूर पालन करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। हमारे देश सुरक्षित है क्योंकि आप भारत के भविष्य हैं। अगर आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है तो हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आगे निकलेंगे, ठीक। युवा ही जो होता है वो सबसे बड़ा देश का कर्णधार होता है। सड़क पार करना, पहला चीज, आप रोड कैसे क्रॉस करेंगे बताइए? तो बताइए रोड कैसे क्रॉस किया जाता है? पहला चीज, रोड पर आप अपने बाएं तरफ चलेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, रोड को जब आप क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए ये रोड बना हुआ है, ये रोड बना हुआ है, आप यहां से ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आप आ रहे हैं, तो क्या करें? इसको क्रॉस करने के लिए क्या होता है, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होती है। सॉरी, मैंने डायरेक्शन जेब्रा क्रॉसिंग। पहली चीज तो आप ध्यान दें, जेब्रा क्रॉसिंग को ध्यान में रखते हुए आपको रोड को क्रॉस करना है, ठीक। ऐसे जाना है, यहां से नहीं जाना है आपको। ये पूरा ये आपका रोड है, ऐसे रोड गया हुआ है ये रोड, तो आपको यहां से नहीं जाना है, यहां से आपको जेब्रा क्रॉसिंग से होते हुए जाना है। पहला चीज ध्यान देना है। और अगर इधर से कोई गाड़ी जा रही तो आपको रुक जाना है, ध्यान, भले ही जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, लेकिन अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको यहीं रुक जाना है, गाड़ी क्रॉस हो जाए। या अगर सिग्नल्स लगे हुए हैं, रेड ब्लू ब्लैक, जो भी, सॉरी ब्लैक कह रहा हूँ, रेड ग्रीन येलो अगर लगे हुए हैं तो ध्यान दें। अभी मैं वही बताऊंगा कि सिग्नल्स जो होते हैं, कौन सिग्नल्स क्या इंडिकेट करते हैं। रेड क्या किस लिए लगा होता है सिग्नल, येलो किस लिए होता है, और उसके बाद जो है आपका ग्रीन किस लिए होता है। आइए समझते हैं। पहला चीज क्या करना चाहिए आपको सड़क पार करते समय? क्या है, पैदल चलते समय सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, जो बताया ना, जेब्रा क्रॉसिंग और सबसे फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करना चाहिए। जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग तो बना होता है, लेकिन जैसे ये रोड बना हुआ है, ऊपर से एक ऐसे ब्रिज बनाई जाती है, ऐसे ये रोड हो गया आपका, तो ऊपर से ऐसे ब्रिज बनाई जाती है जाने के लिए। इसके नीचे से गाड़ियां जाती हैं और इधर से जो है ऊपर से जो है इंसान को पास किया जाता है। या फिर नीचे से वे बनाए जाते हैं पैदल जाने के लिए, नीचे से रास्ते बनाए जाते हैं, ऊपर से गाड़ियां क्रॉस हो जाती हैं। आजकल ये ज्यादा काम किए जा रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक जाती है वहां पर ये काम किया है, नीचे से लोग जाते हैं, ऊपर से रेलवे क्रॉस होती है। ये सब चीज ज्यादा कराए जा रहे हैं, तो ये बात को ध्यान दीजिए। पैदल चलते समय क्या, ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। नंबर 1 क्या था, ऑलवेज यूज द और सब फुटवेयर ब्रिज टू क्रॉस रोड। अगर जहां जैसे बना उस प्रकार से आप ध्यान दीजिए।
अगर जेब्रा क्रॉसिंग कहीं बना है तो उसका ध्यान देके क्रॉस करिए। और आपका ये फुट ओवर बना हुआ है, ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज बना, उसके नीचे अंडरपास बना हुआ तो अंडरपास से होके जाइए। इन सब चीजों का विशेष ध्यान दीजिए और इन सबसे छेड़खानी मन नहीं करना चाहिए हमें। ये हमारे भारत की हमारी संपत्ति होती है, तो इन पर आगे जाइए। फिर अगर आप दोपहिया वाहन चला, दोपहिया वाहन जानते हैं ना, टू व्हीलर, ब्रूम ब्रूम, वो वाला दोपहिया वाहन जो चलाते हैं आप, तो दोपहिया वाहन के लिए आप क्या करेंगे बताइए। जो दोपहिया वाहन होता है इसको हम रिमूव करते हैं। दोपहिया वाहन जब आप चला रहे हैं, कह रहा है कि टू व्हीलर जब आप यूज करें उस समय क्या क्या करना चाहिए हमें। बाइक या स्कूटी चलाते समय उस पर पीछे बैठते समय हमेशा हेलमेट, आप मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, 90%, ध्यान सुनिए। उनमें क्या होता है, पहला जो आदमी बैठा हुआ है वही हेलमेट पहनता है, जो पीछे बैठा है वो हेलमेट नहीं पहनता है। अच्छा ये बताओ, जब गिरोगे तो क्या आगे वाला ही चोट लगेगा कि तुमको बस देगा, नहीं यार ये तो हमारे दोस्त हैं, इनको छोड़ो, इनको चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों लोग चोट लगेगी। क्या पता हो सके कि जो आगे बैठा हुआ है वो तो ऑलरेडी हैंडल पकड़े हुआ है, दोनों हाथ से सपोर्ट उसका लिया हुआ है, फिर ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, उसके बाद आराम से वो चला रहा है, क्या पता वो बच जाए और कहीं आप उछल के बहुत दूर जा गिरे तो पीछे वाला जो बैठा होता है उसको चोट होने की चांस ज्यादा रहती है। इस प्रकार दोनों, इसलिए दोनों लोगों को हेलमेट लगा के बैठना चलना चाहिए, जो चला रहा है, जो राइड कर रहा है और जो पीछे बैठा है, दोनों लोगों को हेलमेट जो है पहनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हिल राइडिंग और सिटिंग बिलोंग ऑन अ टू व्हीलर्स। ओके, अगर आप चार पहिया वाहन चलाएं उसके लिए क्या करते हैं, फोर व्हीलर अगर आप चलाएं तो कार में यात्रा करते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएं। ऑलवेज फास्टन द सीट बेल्ट विल ट्रैवलिंग इन अ कार। चाहे आप कार चला रहे हो या कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, सीट बेल्ट लगाने का फायदा क्या होता है, जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो होता क्या है, जब आपको झटका लगता है, आगे झटका लगता है तो आप हैंडल पे आपका सिर नहीं जाएगा, आपकी बॉडी नहीं इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, उतने बधे रहेंगे। इस वजह से आपको सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मोबाइल का उपयोग, कभी भी एक बात ध्यान दीजिए, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप मोबाइल का प्रयोग ना करें। चला रहे हो या गाड़ी के पीछे बैठे हो तो मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप मान ली कोई ऐसी बात, अगर आप हैबिट आपकी बनी हुई, किसी भी चीज की हैबिट बनी हुई है और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फोन आपका आ गया जो बहुत इमरजेंसी हो और आपकी हैबिट हो लगाने की और सामने वाला तेज स्पीड से आ रहा हो, तो क्या आप गाड़ी कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपका आधा दिमाग तो कहीं और चल रहा है, आप पूरी तरह से आप कंसंट्रेट नहीं है अपने राइड पर, जो आप राइड कर रहे हैं पूरा कंसंट्रेट नहीं है, इस वजह से आप नुकसान आपको क्षति पहुंच सकती है। तो मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय या सड़क पार करते समय कभी भी मोबाइल फोन का उपयोग ना करें और ना ही ईयरफोन लगाएं, क्योंकि ईयरफोन लगा लेंगे कान बंद हो जाएगा, और जब जैसे मेरा भी बंद हो गया था, कान बंद हो जाएगा तो क्या होगा, आपको सुनाई नहीं देगा, सामने वाला हार्न, सामने वाला तो दिखाई दे जाएगा हाँ अगर आगे कोई आ रहा, बट पीछे से नहीं दिखाई पड़ेगा कि कौन अपना सायरन बजा रहा है या कोई आपको पास आपसे मांग रहा है, ये सब चीजें आपको नहीं दिखाई देगी। ये सब विशेष ध्यान देना चाहिए ना। नेवर यूज अ मोबाइल फोन ऑफ द ईयरफोन व्हिल राइडिंग और वॉकिंग ऑन द रोड। गुड, आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद फिर ये रहा चलने की दिशा। मैंने आपको बता दिया चलने की दिशा क्या होती है। हमेशा आपका मान लो ये रोड बना हुआ है, ये रोड है, तो आप किस दिशा में चलेंगे, आप हमको बताइए। आपका अगर रोड बना हुआ तो आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए इसे हैं आप, ओके, आपके दो पैर हैं, तो आप हमेशा अपने बाएं चलिए। ये क्या है आपका, राइट है, ओके, और ये क्या है आपका, लेफ्ट है। तो आप हमेशा अपने बाएं तरफ से ही चलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। दाहिनी तरफ से आपको नहीं जाना, आपको अपना हमेशा बाएं तरफ से चलना है। हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें, यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क के दाएं राइट हो चले, और ताकि सामने से आने वाला वाहन आपको साफ दिखाई सके। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। अच्छा, फुटपाथ ऐसे बने रहते हैं ना, मान लीजिए रोड हो गया, इतना मैं ये भी निकाल देता हूँ, तो ये फुटपाथ बने, कहीं कहीं फुटपाथ नहीं बने होते हैं। अगर फुटपाथ बना हो तो आप फुटपाथ पे चलिए, बिल्कुल। ये शहरों में ज्यादातर बने होते हैं, गांव की सड़कों में कम बने होते हैं, लेकिन गांव की सड़कों में आप दाएं तरफ चले,
तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बैरियर बने होते हैं, इन रोडों पर बैरियर बने होते हैं और इसके अंदर अंदर गाड़ियां चलती हैं जो स्पीड वाली होती हैं। बाकी आपको पैदल चलने के लिए साइड साइड फुटपाथ बनाए होते हैं, तो आपको फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, ये बात विशेष ध्यान दीजिए। ओके, फिर यातायात के जो संकेत होते हैं, अभी मैंने बताया था ना, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात लाइटें, ट्रैफिक लाइट और साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। बात सही है, साइन बोर्ड मैंने अभी आपको समझाया, जैसे ट्रायंगल बना होता है ना, सॉरी ये ट्रायंगल बना होता है, यहाँ पर लिखा जाता है आगे अंधा मोड़ है, सिंबल बना दिया जाता है, या फिर और कुछ आगे स्कूल है, पेट्रोल पंप है, कई चीजें होती हैं उनको। एक होता है रेड लाइट, आप शहर में गए होंगे, देखे होंगे ना, तो रेड लाइट। अच्छा, रेड लाइट में क्या होता है, कहता है रुको, स्टॉप, कहता स्टॉप भाई साहब रुक जाओ, रुकने के लिए बोलता। अगर रेड लाइट जल गई, आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, इसलिए होता है। क्या कहता है, इसका मतलब है कि वाहन को लाइट से पहले रोक देना, लाइन से पहले रोक देना। ये जब यहाँ पर मान लो ये रोड आपकी क्रॉस हो रही, ये रोड बनी हुई है, ठीक है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है आपको पैदल जाने के लिए, और यहीं कहीं पर ऐसे रेड लाइट, ऐसे सिंगल ऐसे पोल लगा रहता है। तो यहाँ से जो जो व्हीकल्स ऐसे आ रही है, मान लो मैं व्हीकल्स बना दे रहा हूं, ठीक है, चलो ये आपका कार हो गया। अब कार मान लो आपकी ऐसे से यहां से ऐसे आएगी ना, तो क्या होता है, यहाँ अगर रेड लाइट जल गई तो ये कार यहीं पर रुक जाएगी, इस रोड पर आने से पहले यहीं रुक जाएगी, या फिर यहां तक आएगी, जेब्रा क्रॉसिंग पर आने से पहले यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया बात? अच्छा, पीली लाइट क्या होगी, पीली लाइट दो संकेत देती, पहली क्या थे, तैयार रहें, जैसे पीली लाइट हुई तैयार हो जाइए, ये कहता तैयार हो जाए, या फिर धीमे हो, अगर आप चल रहे हो, फिर आप यहाँ पहुंचे हुए, लाइट यहाँ जली, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लिए, ला करके यहाँ रोक दीजिए, ठीक है। दो तरीका होता है, क्या होता है, एक होता है कहता है अगर आप यहाँ पहुंच गए हैं, आपकी गाड़ी रुकी हुई है, तो आप तैयार हो जाइए, गेट रेडी। और लेकिन अगर आप आ रहे रेड लाइट, वो आपका येलो लाइट जल चुकी है, ये चलने से पहले भी जलाई जाती है, और उसके बाद क्या होता है, फिर ये रुकने से पहले भी जलाई जाती है। जैसे रेड लाइट जलने वाली है, उससे पहले येलो जला दी कि आप धीमे कर लीजिए गाड़ी अपनी, रुक जाइए, अब आप रेडी हो जाइए, चलने के लिए तैयार हो जाइए, तब भी दोनों टाइम ये आपकी येलो लाइट चलाई जाती है। ओके, तथा यह रुकने या चलने के लिए तैयार होने का संकेत देती है। तीसरी क्या होती है, हरी लाइट, जिसे हम ग्रीन लाइट बोलते हैं। ओके, ग्रीन लाइट क्या होता है, चलो भाई चलो, गो गो गो, तुरंत जैसे होती है, तुरंत आप चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ता साफ होने पर आगे बढ़े, आगे कोई ना सन आप लोग निकल जाइए, सुई। ओके, अच्छा, साइन बोर्ड का क्या काम होता है, साइन बोर्ड जो होते हैं सड़क के किनारे लगे होते हैं, मैंने अभी आपको यहाँ समझाया ना, ये साइन बोर्ड जो है वो सड़क किनारे लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये स्कूल के आगे धीमा करने के लिए, या फिर नो हॉकिंग, अच्छा नो हॉकिंग का हार ना बजाएं शांति क्षेत्र में। जैसे क्या होता है, कहीं कहीं पर कोई बड़ा ऑफिस है, या कुछ लोग बीमार रहते हैं किसी इलाके में, या फिर वहां कहीं कहीं पशु जो है उनके शेल्टर बनाए जाते हैं, तो ऐसे जगहों पे ऐसे लगाता है कि नो हॉर्न ना बजें, शोरगुल ना करें, यहाँ पर कोई संवेदनशील कार्य हो रहा है या संवेदनशील इलाका है, इसलिए हॉर्न बनाने के लिए मना किया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे साइन बोर्ड होते हैं। मैं एक अभी तो इसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे ज्यादा, लेकिन मैं पूरा एक उसके लिए क्लास लेके आऊंगा, साइन बोर्ड कौन कौन से सिंबल होते हैं, उनका क्या क्या प्रतीक, कैसे आप पहचानेंगे, उनको कहाँ लगाए जाते हैं, यूज क्या क्या होता है, इन सब बातों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। क्या क्या समझाया आपने, समझा, देखिए क्या क्या आपने समझा, इसको यहां से मैं खड़े होकर समझा रहा हूं आपको। आपने यातायात के संकेत पढ़ लिए, क्या कैसे होते हैं, ये आपने समझा, चलने की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, सड़क सुरक्षा के लिए आपातकालीन स्थितियां, सार्वजनिक और निजी परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सारी चीजों को आपने देखा, बखूबी आपने देखा ये, और उसके बाद पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि आज ये पहली क्लास थी, और भी कोशिश की जाएगी कि इससे बेटर आपको जो है परफॉर्मेंस दिया जाए, आप और अच्छे से आप करो। 15 अगस्त से अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और ये क्लासेस चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, पेड पर भी, यूट्यूब पे चल रही हैं। जो क्लास है आप लोग देख लीजिए कैसे पढ़ाया जा रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप हमको बताइए, सर यहाँ आपको सुधार करने की जरूरत है,
थोड़ा सा आप और सुधार करिए, हमको समझ में नहीं आता है, ये प्रॉब्लम हो रही, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। उसके बाद ये इसकी प्राइस 499, मैं बता चुका हूं, इतनी सस्ती कोचिंग शायद ही कहीं आपको मिले। आप बैच को परचेज करें और अच्छे से अपनी तैयारी को आप दिशा दें, जिससे मैं चाहता हूं कि आप नवोदय विद्यालय में जाकर अपनी सीट सुनिश्चित करें और अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि बिना पढ़ाई कोई चीज लाइफ में संभव नहीं है। तो हम क्यों ना बेहतर पढ़ाई करें, अगर हमें जो चीज करना है उसको अच्छे ढंग से करें, क्यों हम चले उसके लिए जो है बस नाम फॉर्मेलिटी करने के लिए, यार बस हाँ पढ़े हैं, डिग्रियां लेने का कोई मतलब नहीं होता है। जो करो अच्छे से करो, तन्मयता के साथ करो। और सरकार इतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही, आप अपना समय 2 महीने नहीं दे सकते हैं अपनी भविष्य के लिए, आप 2 महीने नहीं दे सकते हैं। तो अगर 2 महीने नहीं दे सकते तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ऐसी मूर्खता आप ना करें और जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें और तैयारी में लग जाएं। कोई जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ से लगे, बट मैं इसलिए यहाँ कहता हूँ क्योंकि इतनी सस्ती प्राइस शायद ही कहीं आपको मिले, कम दाम में अच्छी क्वालिटी के साथ, आपका अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे टीचरों के साथ। मेरा जो पूरा जो टीचर की जो टीम है जो आपको पढ़ा रहे हैं, सब के सब नवोदय के पढ़े हुए हैं और वो बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, आपके सारे डाउट को सॉल्व करेंगे। एक डाउट सेशन लिया जाता है, आपको नहीं आता आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में आप सेंड करिए, और आपका जो है ग्रुप में जो ये नंबर है, इसी नंबर पे आप सेंड करें 8005257808, ये आपका नंबर, इससे ग्रुप बना हुआ है, आप इस पे जो है मैसेज कर सकते हैं। वो आपका वीक में एक दिन डाउट सेशन लिया जाता है, साथ जितने स्टूडेंट हैं सबके क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। और एक बात बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम के हमारे बच्चे हैं, वो जो अपना पैसेज पढ़ना चाहते हैं, मतलब गद्यांश हिंदी तो मैं करवाया हूं आप लोगों को और पर्यायवाची मुहावरे भी करवाया हूं, बट हासिल सर आपको करवाने चल रहे हैं जो पेड कोर्स है, उसमें आपको इंग्लिश का करवाएंगे। तो आप लोग ज्वाइन करिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, और इंग्लिश मीडियम के तो बच्चे ज्वाइन कर भी चुके हैं बैच को। उसमें हासिल सर द्वारा अच्छे से आपका पैसेज करवाया जा रहा है, तो उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स आपके करवाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट विशेष अच्छे से आप लोग करते रहिए। थैंक यू।